ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इस क्लास को। तो कुल मिला के 3 लोग इस क्लास में हैं, जिसमें से 2 कनेक्शन मेरा ही है। उम्मीद है मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। जितेंद्र, आवाज़ आ रही है बच्चा? जितेंद्र, जितेंद्र आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छा। जितेंद्र, ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग केमी 303 में, केमी 503 में। चलिए, तो इस क्लास में हम लोगों ने अभी तक 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम था। इस प्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने 3 तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में समझा: जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। और दूसरा हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में कल पढ़ा था। तो प्रोडक्टिविटी का स्लाइड अभी इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन हो जाएगा आज। इसको मैं उठा के कॉपी पेस्ट करना खाली रह गया, तो प्रोडक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाता है। आज हम लोगों को शुरू करना है प्लांट लोकेशन, है ना। तो कोई भी इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए या कहाँ लगाई जाती है, क्या उसके पीछे सोच रहती है लगाने के पीछे, इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है, वो क्या है? नेचुरल और क्लाइमेटिक कंडीशन। अब आप कोई ऐसी जगह पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो जहाँ पे, है ना, लगातार बारिश होती हो। आप मतलब
या बहुत ज़्यादा हीट होता हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स यू आर बिल्डिंग, आप क्या बना रहे हो उसके हिसाब से ये तय करना पड़ सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने, है ना, कोई पावर प्लांट डालने का सोचा है, ठीक है, और पावर प्लांट को बनाने के लिए फिर आपको काफ़ी खुदाई उदाई ये सब करना पड़ सकता है। तो आपने ट्रेंच वेंच लगाया हुआ है ना, पानी बरस रहा है, पूरा पूरा ट्रेंच पानी से ही भर जाए, तो आप अपना प्रोडक्शन तो छोड़िए, आप अपने पावर प्लांट का मशीनरी तक खड़ा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पहली कंडीशन आती है वो होती है नेचुरल या क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप जो बनाना चाहते हो, है ना, उसके रॉ मटेरियल कितनी आसपास रहते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्लांट लोकेशन कहाँ पे होगा। इसका एक बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल है जो मैं अभी थोड़ी देर में पॉइंट डी को डिस्कस करने के बाद आपको बताता हूँ। चौथा होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट यूजर्स। और चौथा, एक्सेस टू द मार्केट, स्मॉल बिजनेसेस इन रिटेल और होलसेल और सर्विसेज शुड बी लोकेटेड विद इन द विसिनिटी ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जैसे कि कंपनी है, रबड़ की कंपनी है, एमआरएफ टायर बनाती है ना, तो रबड़ का जो उत्पादन है आप उसको गूगल करके देख सकते हो कि जो रबड़ का उत्पादन होता है ये हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी रबड़ के पौधे हैं, उड़ीसा में काफ़ी रबड़ के पौधे हैं, है ना। कुछ रबड़ के जंगल आपको साउथ में भी मिल जाते हैं, लेकिन उतनी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है वो, है ना। लेकिन उसके बावजूद जो ज़्यादातर रबड़ की फैक्ट्रीज बनी हुई हैं जो लोकेटेड है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे चेन्नई में एमआरएफ का लोकेटेड है। तो उसने ऐसा क्यों किया है, रॉ मटेरियल से तो आसपास नहीं है, लेकिन उसका जो मार्केट है ना, पूरे विश्व में वो नीचे पोर्ट है, वहाँ से वो लगातार भेज सकता है। तो ये आपके प्लांट लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज डेवलप्ड इंडस्ट्रियल शेड्स और साइट्स, लिंक रोड्स, नियरनेस टू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पब्लिक यूटिलिटीज, सिविल एमिनिटीज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस। जैसे जो भी गवर्नमेंट है ना किसी पर्टिकुलर एरिया को कहती है भाई हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, यहाँ पे आप अपने बिजनेसेस को डाल सकते हो, है ना। तो आप देखते हैं कि उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा भी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जैसे कि आप अपना सतहरिया देख सकते हो, सतहरिया को देखने जाओगे तो वहाँ से रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई गई। वो अलग बात है गवर्नमेंट उससे कमा भी रही है, लेकिन उसकी फैसिलिटी देना भी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले कोशिश करते हैं भाई ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे कम से कम बेसिक फैसिलिटीज तो आसानी से उपलब्ध हो, और जब हम प्रोडक्ट अपना बना सकें तो हमारा प्रोडक्ट बहुत आसानी से मार्केट में जा सके, और उस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए वो बहुत आसानी से हमारे पास तक आ सके। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर एंड टेक्निकली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड मैनेजर्स। जैसे आप बुंदेलखंड का एरिया देख रहे हैं, है ना, तो बुंदेलखंड के एरिया में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो वहाँ पे बहुत ही परफेक्ट लोकेशन हो सकती है किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पे सिर्फ IT इंडस्ट्रीज की थोड़ा बहुत बूम चल रहा है, बाकी बाकी इंडस्ट्रीज वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वहाँ पे लोग लोग जो है स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लेबर के रूप में वहाँ पे मिलते नहीं है। झांसी और झांसी के आसपास बुंदेलखंड के एरिया में वहाँ पे स्किल या नॉन स्किल लेबर के रूप में बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं। अब IT इंडस्ट्री जो कंप्यूटर वाली इंडस्ट्री होती है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली, उसमें जितने भी लोग होते हैं वो लोग तो आपको बाहर से हायर करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं, ये कुछ इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, प्रोडक्शन यूनिट होती है, उसके लिए हमको स्किल और नॉन स्किल लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है ना। तो वो भी उसकी भी अवेलेबिलिटी देख के ही हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लांट को लोकेट करेंगे, अपने प्लांट का लोकेशन हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है प्लांट के लोकेशन का फर्स्ट पार्ट। फिर आता है प्लांट के लोकेशन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, जहाँ से यूटिलिटीज नज़दीक हो, सर्विसेज नज़दीक हो प्लांट के, हम वहाँ पर अपने प्लांट को लगाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है लोकेशन विद लिंक। ऐसी जगह अपने प्लांट को डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे
इंडस्ट्रियल एरियाज और बिजनेस सेंटर्स रिजल्ट इन सेविंग इन कॉस्ट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट ओवरहेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना। ऐसी जगह अपने इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ को इस्टेब्लिश करने से हम एक्सपेंशन आसानी से कर सकें, हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट कम लग सके, आने जाने में लग सके कम। ऐसी जगहों के लिए हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रीफर करते हैं। अगला, ऐसी लोकेशन चूज करने की कोशिश करते हैं जो सेफ हो, सिक्योर हो, है ना। तो हम लोग उसके भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इसकी कोई लिखित प्रायोरिटीज नहीं है, जैसे कि हम लोग प्लांट लोकेशन की बात कर रहे हैं, इसकी कोई लिखित प्रायोरिटीज नहीं है, लेकिन हम अपने इकोनॉमिक कंसिडरेशन को बीच में रखते हुए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बीच में रखते हुए इन सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलते। अगला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर टू चूज a particular location are made available. Positive includes cheap overhead facilities like electricity, banking, transport, tax relief, subsidies, and liberalization. Negative incentives are in form of restrictions for setting up industries in urban areas for reasons of pollution control and decentralization of industries. जैसे भारत में विदेशी कंपनियां या भारत की कंपनियां इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है ना। गवर्नमेंट चाहती तो है कि इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्रोवाइड कर पाना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर पाना, इसमें बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। वहीं आप कुछ डेवलप्ड नेशंस को देखने जाएंगे, जैसे चाइना है ना, जैसे अमेरिका है। तो अमेरिका तो इतना कठोर नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज डालना बहुत ही आसान है ना। वहाँ पे इंडस्ट्री डालना, वहाँ पे लाइसेंस लेना, वहाँ पे गवर्नमेंट का करना, ये काफ़ी आसान काम है, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो सिर्फ गवर्नेंस के लिए है, खुद कुछ नहीं करता है ना। तो यहाँ वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंडस्ट्री बेस्ड ही होने वाली है, क्योंकि जितनी भी कमाई इंडस्ट्री से होने वाली है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई करता है तो उसको ज़मीन दिलाने का काम, उसको बिजली दिलाने का काम, ये सब काम सरकार का है ना। सरकार का सिर्फ काम गवर्नेंस का है। भारत में क्या समस्या है? भारत में समस्या ये है कि एक तो खुद की इंडस्ट्री, उसके अलावा जैसे ही कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई अपना व्यक्ति है, तो उसको तमाम जगह से पहले से अप्रूवल लेना पड़ता है ना। कि आप ग्रीन ट्रिब्यूनल से साइन लेकर आइए, आप फलाने अधिकारी से साइन लेकर आइए, आप इससे लेकर आइए। तो पूरा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो इतने ज़्यादा उसको कंप्लाइंसेस देने पड़ते हैं कि इंडस्ट्रियल जो सेटअप है वो हमने भारत का कमज़ोर है। जैसे चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो चाइना को अगर इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो उसने वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के रखा हुआ है ना। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने डिस्पर्स करके पूरे गाँव, 100 से ज़्यादा गाँव को उसने कब्जा किया, और वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसने वहाँ पे बना के रखा। किस लिए? ताकि इंडस्ट्रीज आसानी से खुल सके। उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत करना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेलिंग करना, यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट के माध्यम से दूसरे गवर्नमेंट से सौदा कर सकती है। ये खासियत है अलग अलग गवर्नमेंट्स। तो ऐसे लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना पसंद करेंगे, है ना, जहाँ से आपको अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाता हो। वहीं जो छोटे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने घर के आसपास ही इंडस्ट्रीज को लगाना पसंद करते हैं। तो ये हो जाती है आपके कुछ पॉइंट्स प्लांट लोकेशन और प्लांट लोकेशन के बारे में। तो ये हो जाता है प्लांट लोकेशन। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने हैंड को रेस कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार अपने पार्टिसिपेंट स्क्रीन में जाके नो वाला बटन क्लिक कर दें। अगर किसी का प्रश्न है तो अपने हाथ को रेस कर सकता है। ठीक है, 2 लोगों ने अभी तक कर दिया है नो, बाकी लोग भी करिए। मैं तो यही मानूंगा कि आप लोग तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। बढ़िया। जितेंद्र जरा अपना माइक अनम्यूट करो बेटा। जितेंद्र, यस सर। तुम यार कल भी तुमको इतना मैंने आवाज लगाया, तुम नहीं जवाब दिया। सवेरे भी मैं तुमको इतना आवाज सर लगाया, नेटवर्क इशू चल कहाँ रहा है गायब सर हो ना गए? सर। तो कौन सा मोबाइल लियो भैया? सर रियलमी है। अरे मतलब मोबाइल नेटवर्क कौन सा है? सर जियो का है। ये बहुत अच्छा चलता है, नंबर 1 कंपनी है। यस सर, अभी सर सुबह समस्या था पिंक रास्ते के क्लास में सर थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी जरूर आता है और लोगों को पूछने में भी बहुत मजा आता है। प्लांट लेआउट मतलब क्या होता है? जब, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि व्हेन वी सेटअप एन इंडस्ट्री, है ना, तो हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैन की, मटेरियल की, मनी की, मशीन की, है ना। और ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, उसके अरेंजमेंट को हमने क्या बोला? प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट refers to the arrangement of physical facilities such as machinery, equipment, furniture, etc. within the factory building in such a manner so as to have quickest flow of material at the lowest cost and with the least amount of handling in processing the product from the receipt of material to the shipment of the finished product. जैसे आप कभी आप अपनी बाइक या अपनी स्कूटी को जाते होगे सर्विस कराने किसी सर्विस सेंटर पे प्रॉपर, है ना, तो वहाँ पे आप देखते होगे कि उन लोगों ने एक एक पोडियम बना के रखा है। उस पोडियम के ऊपर गाड़ी को चढ़ा देते हैं और उस पोडियम के आसपास ही उन्होंने ड्रॉर बना के रखा है, सारे जितने टूल्स एंड इक्विपमेंट सब वहीं पे रखे हुए हैं, है ना। तो भाग भाग के अलग अलग जगहों से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो वहीं पे मौजूद है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? प्लांट लेआउट का। अब पता चला कि आपने 5 पोडियम बना के रखा है, सबका सामान क्या किया है? एक जगह रख दिया है। अब 5 आदमी इकट्ठा जाए उसमें ढूंढे तो उसको ढूंढने में भी समय लगेगा और ज़्यादा सामान के कारण समय भी वेस्ट होगा और आने जाने में भी समय वेस्ट होगा, है ना। तो उसको क्या कह रहे हैं? प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक प्लांट लेआउट की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करके अपनी क्लास को एंड करेंगे और कल जब हम लोग आएंगे तब टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट पे चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड प्लांट लेआउट क्या हुआ? क्यों हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट लेआउट अच्छा हो? उसका कारण ये है कि हम जो भी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं वो किसी जमीन पे ही जाकर करते हैं, है ना। जमीन एक ऐसी चीज है जो क्या है? लिमिटेड है ना। वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि वो प्रोड्यूस हो रही है उसकी संख्या बढ़ जाती है ना। तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, उस लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें भी एक मजेदार बात आपको अगर ध्यान दिलाएं तो आप इंडस्ट्री के फ्लोर एरिया को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आसमान की ओर चाहे जितना ऊंचा जा सकते, है ना। तो कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे छत है ही नहीं, जैसे LNT हजीरा एक वहाँ पे है, वो पहली कंपनी है भारत की जिसमें छत नहीं है। वहाँ पे इतने बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं कि उसमें छत लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, है ना। लेकिन उन्होंने फ्लोर स्पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। उसी फ्लोर स्पेस में आपको अपने लिए ऑफिस भी बना लेना है, उसी फ्लोर स्पेस में आपको अपनी मशीनरी भी सेटअप कर लेनी है, उसी फ्लोर स्पेस में आपको अपने मटेरियल्स को भी रख लेना है, उसी फ्लोर स्पेस में आपको अपने इक्विपमेंट्स को भी रख लेना है, उसी फ्लोर स्पेस में आपको अपने अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, उसी फ्लोर स्पेस में आपको अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको उसी फ्लोर स्पेस में ही रखनी है। इसलिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुड प्लांट लेआउट हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की है, एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्लांट के बारे में, प्लांट मतलब इंडस्ट्री। तो हम लोग अपनी इंडस्ट्री कहाँ लगाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। वो इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो उसका एक लेआउट होता है, वो लेआउट क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, प्लांट लेआउट का कारण है टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डिले। तो बिना किसी देरी के एक काम से दूसरे काम, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक हम आगे बढ़ पाए बिना किसी देरी के हुए। तीसरा है प्रोवाइड एनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ताकि अगर हम फ्लोर स्पेस के सही से इस्तेमाल कर पाएंगे तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी हम लोग ऑप्टिमम या मैक्सिमम रख पाएंगे। चौथा क्या है? रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, है ना। तो आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा डिजाइन करेंगे, आप अपने प्लांट लेआउट को ऐसा डिजाइन करेंगे कि प्लांट लेआउट में मशीनों की हेल्प में लगने वाले मटेरियल्स और रॉ से कन्वर्ट होने वाले प्रोडक्ट वाले मटेरियल्स की हैंडलिंग कम से कम हो, क्योंकि हैंडलिंग एक बड़ा काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हैवी मटेरियल है, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेकर जाना है ना। अब आपने मशीनें लगा के रखी हुई हैं, आदमी लोग उस हैवी पार्ट को नहीं ले जा पा रहे, तो क्रेन कैसे चलाओगे अंदर? तो क्या किया? ओवरहेड क्रेन लगा दिया, है ना। छतों के ऊपर क्रेन लगा दिया है, वो उसको पकड़ता है, उसको उठा के लेकर जाता है। तो ये क्या किया? आपने स्पेस का इस्तेमाल किया, है ना। अब वहां पे आप सड़कें तो बना नहीं सकते प्लांट के अंदर, तो क्या किया? ओवरहेड क्रेन लगा दी, ठीक है।
चौथा है रिड्यूस हैजार्ड टू पर्सनल। अगर आपने ठीक से अपनी मशीनरी, ठीक से अपने मटेरियल को सेटअप नहीं किया है तो जो लोग काम कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए उनको नुकसान हो सकता है। उनकी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखने के लिए हम अपने प्लांट लेआउट को अच्छा रखने का प्रयास करते हैं। अगला है यूटिलाइज लेबर इफिशिएंटली। अपने लेबर से हम मैक्सिमम काम ले सकें, ऑप्टिमम काम ले सकें, ज़्यादा मूवमेंट ना हो उनका। तो क्यों मूवमेंट से क्या नुकसान है? मूवमेंट से नुकसान है कि लेबर का ध्यान भटक सकता है, लेबर में फटीग आ सकती है ना, लेबर का इंटरेस्ट हो सकता है। क्या करेंगे, जहाँ पे भी काम हो रहा है वहीं पे उसके आसपास, मशीनरी के आसपास ही सब कुछ सेटअप करेंगे, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए और लेबर के मूवमेंट को भी ध्यान रखते हुए। इंक्रीज एम्प्लॉय मोराल, है ना, वही मैंने आपसे बताया कि एम्प्लॉय का मोराल टूटता है, पता चला काम यहाँ हो रहा है, सामान वहाँ रखा गया, पानी जाने में ही, है ना, उसको दिक्कत हो रही। अगला रिड्यूस एक्सीडेंट, जितने कम मूवमेंट होंगे उतने कम एक्सीडेंट होंगे, तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। प्रोवाइड फॉर वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम को भी हम बढ़ा सकें और प्रोडक्ट को बनाने को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देख सकें, मशीनरी की फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन की फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए भी हम अपने प्लांट लेआउट को ऐसा चाहते हैं। है पता चला आपने 3 मशीनें लगा के रखी हैं और ऐसा उसका सेटअप है कि पहले मशीन पे काम होने के बाद दूसरी मशीन पे हो सकता है, दूसरी मशीन पे होने के बाद तीसरी मशीन पे हो सकता है। अब मान लीजिए दूसरी मशीन खराब हो गई, तीसरी मशीन लेकिन काम कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली मशीन तो काम करती चली जाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन दूसरे नंबर की मशीन काम नहीं कर रही। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि दूसरे को रिप्लेस करने वाली भी मशीन वहाँ पे हो। इस तरह से लेआउट कुछ हम बना सकते हैं। तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट लेआउट का डिटेल कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है प्रोवाइड ईज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, है ना, तो जिसको देखना है, जिसको ये काम पूरा संभालना है ना, उसके भी मद्देनजर देखते हुए कि भाई वो सारी मशीनों पे, सारे लोगों पे एक साथ नजर रख सके, है ना, ताकि क्वालिटी कंट्रोल हो सके। उसके लिए भी हम अपने प्लांट लेआउट का मूवमेंट, लोग कहाँ से जाएंगे, मटेरियल कहाँ से जाएगा, गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी, मशीनें कहाँ से जाएंगी, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के बनाते। प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, तो हम अपने प्लांट लेआउट को अच्छा बनाने की इसलिए कोशिश करते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रख सकें। अगला पॉइंट है अलाउ ईज ऑफ मेंटेनेंस। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाएगा सीधे। राइट फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट, या व्हाई वी वांट अ गुड प्लांट लेआउट, या व्हाई प्लांट लेआउट इज इम्पोर्टेंट। ये सारे आंसर्स आपको ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखने होंगे। उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो ये पीपीटीज भी मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है, आप ड्राइव पे जाके पीपीटी को ले सकते हो और अपने हिसाब से भी नोट्स को इसको बना सकते हो, है ना। तो अलाउ इज ऑफ मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस मतलब मशीनों का मेंटेनेंस। तो प्लांट लेआउट ऐसा होना चाहिए कि बिना काम को बाधा बने, बिना काम में बाधा बने आप अपने मशीन पे काम रोक के उसका मेंटेनेंस कर सकते। अगला पॉइंट है अलाउ हाई मशीन और इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, है ना। अच्छे प्लांट लेआउट से आप अपने मशीन का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, है ना। यानी एक बार काम हुआ, मटेरियल वहाँ से हटा, तुरंत मशीन पे दूसरा प्रोडक्ट आ पाए बिना ज़्यादा उसके मूवमेंट हुए। ये सारी चीज़ें कैसे इंश्योर कर पाओगे, जाहिर सी बात है अगर आप अपने प्लांट लेआउट में इसका स्कोप रखोगे तो। अगला है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि पूरा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके केंद्र में क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी पे नज़र कैसे बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है ना। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक तरीका क्या हो सकता है, अच्छा प्लांट लेआउट बना के। अच्छा प्लांट लेआउट मैक्सिमम आउटपुट के लिए, ऑप्टिमम आउटपुट के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज की क्लास में मुझको इतनी ही बात रखनी थी। हम लोग कल जब मिलेंगे तो जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, है ना। तो जॉब के आधार पे, प्रोसेस के आधार पे, सब चीज़ों के आधार पे हम लोग अलग अलग तरीके का प्लांट लेआउट बनाते हैं, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आप सब मुक्त हैं, आप सब स्वतंत्र हैं प्रश्न करने के लिए। आपसे निवेदन है कि आपको अगर प्रश्न करना है तो आप अपना हैंड रेज करके, माइक को ओपन करके पूछ लीजिए। और अगर आप नहीं पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि क्लास को बंद कर देना चाहिए तो आप अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके यस वाला बटन क्लिक कर दीजिए।
नितेश ने, कुलदीप ने, अमन ने, बढ़िया बढ़िया। अमरदीप तक लगता है आवाज नहीं जा रही है, राजन तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक, चलिए। राजन आवाज आ रही है बच्चा? ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन करके, है ना, आज की क्लास को मैं एंड कर देता हूँ। तो हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पहले यूनिट पे चल रहे थे। थोड़ा सा हम लोग ये क्लासेस भी मिस हुई हैं, लेकिन उससे बहुत नुकसान नहीं होगा। थ्रेड का सब्जेक्ट है, बड़ी आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में अगर क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहते हो, सीधे आप टाइप बताना चाहते हो, तो आप सीधे टाइप भी बता सकते हो, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम और बैच प्रोडक्शन सिस्टम। तो इसकी डिटेल्स आप लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो कभी टेस्ट लेंगे तब पढ़ाओगे तो याद आ जाएगा। ठीक। फिर कल हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में काफ़ी देर तक पढ़ा। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया कि कितना हम इनपुट डालते हैं और कितना उसका आउटपुट निकलता है, उसको रेशियो को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, आउटपुट अपान इनपुट। कितने तरीके से प्रोडक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने कल बात किया था, है ना, कि हम लोग उसमें टेक्निकल फैक्टर की बात करते हैं, सोशल फैक्टर की बात करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं, मैनेजरियल फैक्टर की बात करते हैं। इन सारे फैक्टर्स की बात करते हुए हम लोगों ने कल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की थी। आज हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की कि हम अपनी इंडस्ट्री को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स पे चर्चा करी। ये पॉइंट्स फिर से रिपीट करने का कोई मसला नहीं है, पीपीटी शेयर है आपके साथ, आप उसको जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से प्लांट लोकेशन, कहाँ लगाना चाहिए प्लांट, है ना, क्या क्या कंसीडर करना चाहिए प्लांट को लगाने में, ये हम लोगों ने पढ़ा। और फिर उस प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। प्लांट लेआउट की डिफिनेशन पे भी चर्चा करी। अब एक अच्छे प्लांट लेआउट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी। अब प्लांट लेआउट कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप सभी इस क्लास पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। राजन कुछ कहना चाह रहे हो क्या बच्चा? राजन, चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड करें। थैंक यू।